हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम आपको यहाँ पर कर रहे थे हम सभी सीडीपी का एमसीक्यू। तो आज भी हम सीडीपी के एमसीक्यू को करेंगे। कल हमने आपको 10 एमसीक्यू कराया था, जो टॉपिक था आपका इन्वायरमेंट से था, और आज आपका हम मिक्स एमसीक्यूज कराएंगे और बाकी टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है हम ऐसे कराते रहेंगे। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए, मैं डेली आपको कहती हूँ कि आप सभी एक कॉलम बनाइए, कॉलम में 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन को लिखिए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका सही होता है वहाँ पर सही टिक करिए, जो गलत होता है गलत करिए। उसके बाद आप देखिए कि अगर हमने 25 एमसीक्यू कराया है तो 25 में आपके कितने नंबर सही हैं, 20 है या 25 है, तो आप अपने खुद को नंबर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अगर आपके क्वेश्चन 10 सही होते हैं तो आप होपलेस हो जाए कि नहीं, मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मेरे 10 ही क्वेश्चन सही हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपके 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। और देखिए, यहाँ पे अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हुए तो एग्जाम में लगभग आप 22 क्वेश्चन कर कर सही जरूर आएंगे। तो अब चलिए हम फटाफट से एमसीक्यूज को देखते हैं। पहले आप खुद उत्तर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद हम इसका उत्तर बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव बुद्धि में विकास की समझ शिक्षा को, यहाँ शिक्षा बना लीजिएगा आप, शिक्षा को योग्य बनाती है। ऑप्शन ए है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास से। बी है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संयुक्त पर नियंत्रण रखना। सी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। ठीक है, अगला है ऑप्शन नंबर डी है, ये देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी है कि शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षा को बनाती है। तो जो मानव की बुद्धि है या उनके विकास का जो संबंध है, बुद्धि एवं विकास का जो संबंध है मतलब समझ है, वो किसको योग्य बनाती है। तो किस चीज़ को इस चारों ऑप्शन में से कैसे योग्य बनाती है, क्या करती है, तो ये हमें आंसर बताना है। आप सभी बताइएगा फटाफट से। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका जो उत्तर है क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिएगा, ये क्या है कि विविध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मतलब विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। जो हमारी मानसिक बुद्धि है वो विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में क्या करती है, अस्पष्टता करती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समाजीकरण क्या है। मतलब समाजीकरण का मतलब क्या है कि सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण क्या है? ऑप्शन ए है कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, क्या आपका ये समाजीकरण है। ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, कि आपका समाजीकरण है। अगर आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके शिक्षक में और आपके बीच में क्या संबंध है, क्या ये आपको समाजीकरण दर्शाता है। या ऑप्शन नंबर सी दिया है कि समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। या तो ये पूछ रहे कि समाजीकरण यह है कि अगर आप आधुनिकीकरण समाज में करें तो क्या ये समाजीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इनका कहना है कि समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो अब बताइएगा कि इसमें से उत्तर क्या होगा कि समाजीकरण क्या है। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। देखिए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन लाना ये समाजीकरण आपका नहीं होगा बिल्कुल। शिक्षक और शिक्षार्थी जो है, मतलब शिक्षक और टीचर हैं, उनमें उनके बीच जो संबंध है इसमें भी आपका कोई समाजीकरण नहीं है। तो इसमें से सबसे जो, देखिए इसमें थोड़ा बहुत समाजीकरण है, लेकिन इसमें से आपको सबसे अच्छा पॉइंट ढूंढना है, या सबसे जो पॉइंट सबसे ज़्यादा सही लगे हमें उसे ही क्लिक करना, मतलब उसे ही टिक करना है। तो हमारा इसमें जो पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट हमारा क्या लगा, ऑप्शन नंबर डी लगा है। तो डी को हम सही करेंगे, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगर आप समाज के जितने भी मानदंड है उसके साथ अपने आप को ढाल ले रहे हैं तो यही क्या है, आपका समाजीकरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए है संदर्भगत, बी है अवयभूत, सी है सामाजिक, डी है आनुभविक। तो यहाँ आपको बताना है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और मिल गया, स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया है। तो अब ये पूछा है कि त्रितंत्र के सिद्धांत में संबोधित किया गया है, इसमें से ऐसी क्या चीज़ है जो आपके त्रितंत्र के सिद्धांत में आता है। आप उत्तर बताइएगा। तो चलिए हम बता देते हैं उत्तर इसका क्या होगा। आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी सामाजिक। जो आपका सामाजिक है, ये जो त्रितंत्र का सिद्धांत है उसमें ये क्या है, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। जो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और मिल गया कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो जो बुद्धि का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अब इन्होंने क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया कि जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर सबसे ज़्यादा बल देता है। जब आप हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस पे ज़्यादा बल देता है। तो ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, बी है सामान्य बुद्धि, सी है विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर हमारा क्या करता है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है उस पर सबसे ज़्यादा बल देता है, ऑप्शन नंबर डी पर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि थ प च ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए है स्वनिम, बी है रूपीम, अगला क्या है आपका देखेंगे, सी है लेखी, डी है शब्दी। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा स्वनिम, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्धता से क्वेश्चन है और ये आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है आपको कि कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचाने के लिए, या मतलब कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बचाने के लिए होगा, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप अपनी कक्षा में जो जेंडर रूढ़िबद्धता चल रही है, अगर आपको उसको बचाना है, उसे दूर रखना है, तो आप इन चारों ऑप्शन में से क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए है, देखिए आप अपने को एक टीचर समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन है कि लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। ऑप्शन सी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर से शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करना। डी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को उत्साहित या प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब बताइए अगर आपको जेंडर रूढ़िबद्धता से बचाना है तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। मतलब यहाँ पर आपको अगर जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना है तो सीधे क्या है, लड़के और लड़कियों में आपको क्या नहीं करना है, भेद नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्यालय को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, क्या ही बोल रहे हैं हम, व्यक्ति क्या बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए एक बार सभी। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। विद्यालय है तो विद्यालय में आप व्यक्तित्व विभिन्नता को पूरा करना है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 है कि व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम कराने के लिए। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन डी है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। मतलब यह समझने के लिए कि कोई शिक्षार्थी जो है वो सीखने के योग्य है या अयोग्य है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप सभी बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। तो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो क्वेश्चन क्या पूछा एक बार देख लीजिए कि विद्यालय में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। तो जब व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करेंगे तो यह समझने के लिए पूरा करेंगे कि कौन शिक्षार्थी ऐसा है जो सीखने में योग्य है और कौन सा शिक्षार्थी आपका अयोग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार के सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। देखिए
शिक्षार्थी में अगर व्यक्ति विभिन्नता है तो उन्हें संबोधित करना है। तो आप एक विद्यालय में हैं तो किस प्रकार से आप सहयोग उपलब्ध करवाएंगे कि इनकी जो व्यक्ति विभिन्नता का संबोधन है वो सही हो जाए। ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। बी है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर उत्तर आपका होगा कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षा के शिक्षार्थियों के सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अवसर क्या है, ये अवसर आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, अवसर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए हम ट्रिक को भी बताते जाएंगे आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या है हमारा पॉजिटिव पूछा गया है। यहाँ पर नहीं का कोई भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर अवसर आ गया तो अवसर आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। देखिए आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड है हम आपको वीडियो बना देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप ये याद रखिएगा कहीं भी अगर अवसर आ जाए तो समझ लीजिए हमारा यही उत्तर होगा। लेकिन एक बार आप उत्तर को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि कहीं कहीं ये थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि 80% ये बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। जो आपका सतत एवं व्यापक है मतलब जो लगातार मूल्यांकन होता है वो किस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देता है। ऑप्शन है कि बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर। बी है सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। डी है शिक्षण के साथ परीक्षार्थियों का सामंजस्य। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित करना, उसका रिकॉर्ड करना और उसे कैसे सुधारा जाए, यही हमारा क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है। अब हम बता देते हैं आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत मतलब लगातार जो मूल्यांकन होता रहता है बच्चे का, कि कॉपी चेक करना है, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा बल किस पे देता है कि अगर बच्चे को हम इस तरीके से मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे में क्या होगा, बच्चा हर चीज़ को अवलोकित करेगा, बच्चे का रिकॉर्ड हम दर्ज कर पाएंगे और बच्चे में सुधार हम ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है। देखिए यहाँ विद्यालय आधारित पूछा गया है तो आप विद्यालय आधारित ही आंसर देंगे। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। बी है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है। सी है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। डी है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आपको ये बताना है। पूछा क्या गया है यहाँ पर देखिएगा कि विद्यालय आधारित आकलन, जो आपका आकलन होता है जो विद्यालय के द्वारा किया जाता है, तो वो क्या है, इसमें से उत्तर बताएगा आप सभी क्या है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या होगा कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने से सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। अगर हम जो अवलोकन करते हैं ये अवलोकन क्या करता है कि हमारा मदद करता है किसमें, कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखने में और शिक्षार्थी की मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन ए है परिणामों की आशा करना। बी है समस्या की पहचान। सी है समस्या को छोटे हिस्से में बांटना। डी है संभावित युक्तियों को खोजना। पूछा क्या है क्वेश्चन के किसके अतिरिक्त, मतलब इन चारों में से कोई एक है जिसके अलावा समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है। मतलब 3 इसमें से आपकी समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण है, एक किसी एक को छोड़कर। तो आप आंसर बताएंगे कि वह कौन सा है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो आंसर है कि समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। तो समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, देखिए संभावित युक्तियों की खोज करना, समस्या की पहचान करना, परिणाम की आशा करना, ये सारे कहाँ आते हैं, समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण में आते हैं।
कभी भी आपको पूछ सकता है, तो ये तीनों याद रखिएगा। केवल इसमें से क्या हटा हुआ कि समस्या को छोटे छोटे हिस्से में बांटना, ये समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण में। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बालकों के सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष, बी है 12 वर्ष से वयस्क तक, सी है 2 से 7 वर्ष तक, डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर पूछा क्या गया कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव को प्रत्यय से होती है, तो यह किस अवस्था में होती है। तो आइए सही उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 7 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है। जब बच्चा 7 से 12 वर्ष के बीच होता है तो बालक की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा क्या होती है, मूर्त एवं प्रत्यय में से होती है। ठीक है, अमूर्तता का मतलब है कि वो अमूर्तता में न जाकर जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मूर्त अनुभव से प्रत्यय लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। जो मानव का विकास है किन दोनों योगदान का परिणाम है, तो इसमें से आपको ढूंढना है कि किसका योगदान का परिणाम है। तो ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी है वंशक्रम एवं वातावरण का, डी है उपरोक्त सभी। देखिए जो मानव का विकास है, अगर जो हमारा विकास हुआ है वह किन दोनों का योगदान का परिणाम है, तो किसका है, वंशानुक्रम और किसका है, वातावरण का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको लेके चलेंगे, सिर्फ 15 क्वेश्चन लेके चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखिए नहीं है पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर से 3 हैं और एक अलग है। किसका पूछा है कि पियाजे के अनुसार क्या पूछा है, बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व पूछा है। तो ऑप्शन ए है कि सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, तो आइए देखते हैं, सी क्या है, संतुलितकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है, सामाजिक संचरण। तो देखिए इसमें से जो हमारा सामाजिक संचरण है ये नहीं है, बाकी हमारा अनुभव है उनके बौद्धिक में, और दूसरा क्या है हमारा संतुलनीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। मतलब समस्या के अर्थ को जानने की जो योग्यता है वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालकों की, बी है सामान्य बालकों की, सी है सृजनशील बालकों की, और डी क्या है हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए हम देख लेते हैं इसका फटाफट से उत्तर क्या होगा। तो जो इसका उत्तर है सृजनशील बालकों की होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमी, रिक्तियों के प्रति सजगता की जो विशेषता होती है वो एक सृजनशील बालकों की होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी, और वीडियो को शेयर भी किया करिए अपने फ्रेंडों में, अपने रिश्तेदारों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए अगला जो वीडियो है हम देखेंगे, आपको ईवीएस की भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और हिंदी की भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।